नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं सत्ता का संग्राम। सत्ता के संग्राम का चौथा चरण है और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है और चौथे चरण में शामिल 8 लोकसभा सीटों में से देवास लोकसभा सीट, उज्जैन लोकसभा सीट, मंदसौर लोकसभा, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट है और इन 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। चौथे चरण के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रतलाम दौरे पर रहे। उन्होंने यहां रोड शो किया। रोड शो में सीएम ने रथ में सवार होकर गदा घुमाई। अब ये उनका गदा घुमाना हो सकता है एक संदेश भी हो, क्योंकि ये गर्जना जिस तरह से विधानसभा चुनाव के ठीक बाद एक नारा निकला, एक नारा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाई जाएगी। तो उन्होंने गदा घुमाकर शायद ये ऐलान किया और इसके बाद सीएम ने जावरा में रोड शो किया। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के देपालपुर विधानसभा के बेटमा में भी जनसभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जैसा कि प्रदेश कांग्रेस के चीफ, जो पीसीसी चीफ हैं, जीतू पटवारी, उन्होंने भी देवास संसदीय क्षेत्र में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के शामगढ़ के गरोट पहुंचे। यहां आम सभा को संबोधित करने के बाद सीतामऊ में आम सभा को संबोधित किया। इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाला। तो आज प्रचार में सबने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। मुद्दों की बात करें, अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में कौन कितना कामयाब हो पाया है। हालांकि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में बहुत कम हुआ, तीसरे चरण में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन तब भी 2019 के मुकाबले कम ही रहा। तो मतदान के प्रतिशत को लेकर जहां चुनाव आयोग भी चिंतित है, चुनाव आयोग भी कवायद कर रहा है मतदान के प्रतिशत बढ़ाने को, राजनीतिक दल भी, राजनीतिक दलों के नेता भी लगे हुए हैं मतदान का प्रतिशत बढ़े। लेकिन घटते मतदान से क्या चिंताएं हैं, किसको फायदा किसको नुकसान है, अपनी बातें जनता के मन में बिठाने में कौन कामयाब हो पाया है और जनता का मौन अब खुलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की इन 8 सीटों के बाद मध्य प्रदेश का चुनाव पूरा हो जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के 3 चरण और बाकी रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव पूरा हो जाएगा। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 4 जून को आएगा और इन 8 सीटों पर जो चौथे चरण में है 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। हम बात करेंगे इसी विषय पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंह जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले ब्रजगोपाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस बात की भी गारंटी है कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं बैठेंगे। उन्होंने भी एक गारंटी दी है। सबसे पहली बात मैं जानना चाहूँगा कि वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, वो चीज़ें जो आपकी उपलब्धियां हैं, क्या आप जनता तक पहुँचाने में कामयाब हो पाए हैं? सूरज जी, देखिए, हम तो हर चीज जनता के बीच में पहुंचाने में इसलिए कामयाब होते हैं कि हम दिन भर जनता के बीच ही रहते हैं। और जहां तक आपने प्रश्न उठाया है राहुल गांधी जी की गारंटी जी, तो राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आज तक राहुल गांधी जी ने जो जो कहा है वो देश के किसी हिस्से में कहीं ना तो पूरा हुआ और ना पूरा होने के पीछे भी कारण है कि जब आपकी बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है, राहुल गांधी जी हर उस बात की गारंटी देते हैं जो जहां उनकी सरकार है वो काम वहां नहीं करते हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। और जब ये राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी नहीं बैठेंगे, तो ये देश की जनता को और पक्का हो जाता है कि अब तो मोदी जी बैठ ही रहे हैं। और केवल बैठ नहीं रहे हैं, 272 सीट का लक्ष्य नहीं रखा है हमने। 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की और 400 से अधिक सीटें एनडीए की। वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। काश राहुल गांधी जी ये देख पाते कि हम उस सीट पर भी हमारा कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहा है जिस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं।
ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आपको याद होगा कि खजुराहो में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। हाँ। इसके बाद भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी ने हाँ। वहां 100 से अधिक छोटी सभाएं करी, वहां रोड शो किए, वहां जनता के बीच पहुंचने का काम किया। उसका कारण है, हाँ। कारण सीधा सीधा है कि हम केवल एन केन प्रकार चुनाव जीतने में विश्वास नहीं रखते। हाँ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा गरीब कल्याण का एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा से हम अधिकतम लोगों को जोड़ सकें। उस गरीब कल्याण की जो योजना है उनका लाभ जिन तक पहुंचा है उन तक पहुंच सके, और जो लाभ से वंचित रह गए हैं उन तक लाभ को पहुंचा सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है उसके काम करने के तरीके में, और कांग्रेस का काम है सिर्फ मुंह चलाना। हाँ। तो मुंह चलाने में और हाथ चलाने में बहुत फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, अपना शरीर का कण कण और समय का क्षण क्षण उसके लिए समर्पित करता है। और कांग्रेस पार्टी में तो आपको मालूम है कि आंख और कान दोनों बंद कर लेते हैं और केवल मुंह चलाने का काम होता है। राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं और वहां से लेकर उनके बूथ का कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जन जन तक पहुंचने में, कण कण तक पहुंचने में अपनी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाते हैं, और ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि हम अपनी बात पहुंचाने में जनता तक कामयाब हुए हैं। साथ ही अब चूंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो वो जरूर बनेंगे। हिमानी सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं यही बात लेकर कि आखिर इस बात को लेकर कि जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर बात करें तो यहां भी मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, तो उनके नाम पर, उनकी गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या कांग्रेस की ओर से यह बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, इस बात का आशय क्या हो सकता है? वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे जी। तो आप ये मानिए कि पंच से लेके सरपंच तक, पार्षद से लेके महापौर, विधानसभा तक, ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और हमेशा कहते हैं कि कैंडिडेट मोदी का चेहरा देखिए। इनके कैंडिडेट में कोई डर नहीं है, ये किसी को भी, इसलिए इनके कैंडिडेट कभी कभी प्रज्वल रेवन्ना जैसे निकल आते हैं। बात कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी की बात को अगर गंभीरता से इन्होंने कोरोना के समय लिया होता, जब उन्होंने दिसंबर में घोषणा की थी कि एक बहुत बड़ी सुनामी भारत की तरफ बढ़ रही है, तब बहुत बड़ी बर्बादी होने से बच जाती। उसके बाद उन्होंने फरवरी में भी आगाह किया था कि हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करने वाले हैं, लेकिन तब भी उनकी बात को इन लोगों ने मजाक में बना दिया। और तक अभी जानते हैं और हम भी जानते भी, हम कोरोना के आर्थिक साइड इफेक्ट को उभर नहीं, कहीं ना कहीं सभी की आय में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और स्वास्थ्य के फर्क को तो ये कोविशील्ड वगैरह जो, इसलिए अगर राहुल कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो आप विश्वास मानिए नहीं बनेंगे। ठीक है, आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कितनी कामयाब हो पाएंगे? आप खुद को कितना विश्वास है कि जनता तक आप अपनी बात पहुंचा दी है? जी बिल्कुल, इन्होंने, मैं अभी बात पूरी करने जा रही थी कि मैं पन्ना बुंदेलखंड बीडी शर्मा जी की जो लोकसभा है उससे और इंदौर लोकसभा से सीधे ताल्लुक रखती हूँ, मेरे घर है यहाँ पर। तो इंदौर में तो कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं है, सभी जानते हैं। इंदौर में तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। और उसके बाद बिल्कुल कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। उससे पहले भी शंकर लालवानी की ये कंडीशन थी, अभी एक न्यूज पेपर के एडिट में हाथ डालने को तो नहीं है, बूथ खाने का खर्चा देने के लिए तैयार नहीं है, तो बड़े बड़े नेताओं को चंदा लेने के लिए निकलना पड़ रहा है व्यापारियों से, और बहुत सारे लोग उससे निराशा भी हाथ हो रही है उनको कि हम दे चुके हैं, हम कर चुके हैं, क्योंकि वो शंकर लालवानी मोदी जी के नाम पर अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हो चुके हैं। और दूसरे ये कैंडिडेट वापसी का जो ये षड्यंत्र रचा गया कि वो अब चुनाव को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ना कोई जनसंपर्क कर रहे हैं। हेलो हेलो, आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, तो वो बिल्कुल चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो आप ये स्थिति जान लीजिए, हमेशा से ही कहती जाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा रहती है। उनको जनता के विकास से या उनके किसी काम से कोई लेना, चुनाव से हमेशा लेना देना होता है। चलिए
ठीक है, यदि वो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा रहती है, लेकिन आपने कहा कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये सवाल लेकर के जाऊंगा मैं ब्रज गोपाल जी के पास में। लेकिन आलोक सिंघई जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के परिदृश्य में उन 8 सीटों पर, और ये कहा जा रहा है कि रतलाम सीट की बात करें, हम धार सीट की बात करें, यहाँ कांग्रेस आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के। हालांकि बाकी 6 सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। सियासी गलियारों में इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, तो यहाँ एक बयान जो आया कि जिनकी 2 पत्नियां होंगी उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, कांतिलाल भूरिया जो बयान देते हैं। दूसरी तरफ आज चुनाव का आखिरी दिन था, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इन 8 सीटों पर आपका विश्लेषण? सूरज जी, सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में एक अच्छा काम हुआ है। जो ब्रजगोपाल जी की बात से हम सहमत नहीं है कि राहुल गांधी विचारते नहीं है, हाँ, सोच विचारते नहीं है। हाँ। अब उनने इस बात को जान लिया है कि जो है, जब जितने अनुभव हुए इतने समय के बाद में, उनने पहली बार कहा है कि कांग्रेस से गलतियां हुई थी, हाँ, और कांग्रेस को भी सुधार करना चाहिए। मतलब ये बात तय है कि वो अब जाके वो समझ पाए हैं हाँ, कि कांग्रेस कहां गड्ढे में चली गई है। जी। तो ये एक तरीके से स्वीकारोक्ति है, हार की स्वीकारोक्ति है। और ये माना जाने लगा है कांग्रेस के भीतर से कि वो जो है, भले वो ऊपरी तौर से कुछ भी कहें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इतनी सीट नहीं आएंगी, 180 पार नहीं करेंगी, लेकिन उनने अपने अंदर से ये सोच लिया है कि कांग्रेस अभी कंपटीशन में नहीं है। और खास तौर से मालवा की जिन सीटों के बारे में अपन आकलन कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। और आज से नहीं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो जब काम करते थे, तब से मालवा अंचल में इतना काम हुआ है। आप वहां की खेती को देखें, आप वहां के डेवलपमेंट को देखें, तो सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो ये बात सही है कि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और शिवराज जी की सरकार को कई बार ये आरोप लगाए जाते रहे कि वो सिर्फ बातें करने वाले मुख्यमंत्री थे। तो युवाओं के बीच में जो ये कहा जाता है कि रोजगार की जरूरत है, रोजगार चाहिए, तो ये सारी चीजें तो पूरे भारत में है। हाँ। पूरे भारत में युवाओं के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाला इलाका है। हाँ। और खास तौर से जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बिहेव कर रहे हैं, अब आप देखिए भूरिया जी ने किस तरीके से बात करी, हाँ। बिल्कुल चलताऊ भाषा में। आप ये देखें कि वो सरेआम कह रहे हैं कि भाई 2-2 पत्नियां हैं तो 2-2 को पैसा मिलेगा, 2-2 लाख मिलेगा। ये इस तरीके से मजाक का विषय बनाना, आप जनता के विषयों पे गंभीर नहीं है। और आप इतने साल भी, आजादी के 70 साल बाद भी आप भी रोजगार नहीं दे पाए थे। आप ये सोचें, वो पूरा आदिवासी इलाका जो है, आदिवासियों की योजनाओं पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। लेकिन वहां पे आपने देखा डकैती थी, वहां लूट थी, वहां रात में चलना मुश्किल था, माचलिया घाट पे तो पुलिस को लगाना पड़ता था। आज वो पूरा इलाका डेवलपमेंट में, खेती में इतना जबरदस्त हो गया है कि वहां डेवलपमेंट इतना ज्यादा है कि लूटपाट तो कम से कम नहीं है। हाँ। और ये सारी स्थितियां, ये मालवा अंचल की 8 सीटें जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर वाली सीटें हो गई हैं। और इतना ज्यादा यहाँ पे बहुमत है, वहां हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा होने जा रहा है। तो चौथा चरण भारत में जैसा जैसा होगा वो तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में खास तौर से ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर वाला चरण साबित होने जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा जिज्ञासा है मेरे मन में आलोक सिंह जी, कि पिछले बार 2019 के चुनाव में शंकर लालवानी ने रिकॉर्ड बनाया था जीत का, तो अभी क्या लगता है आपको कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं क्या इस बार? क्योंकि पिछले बार 10 लाख वोट से ज्यादा उनको वोट मिले थे और 5,45,000 वोट से वो जीते थे। एक रिकॉर्ड था उनके नाम पे इंदौर में, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो हैं, दूसरे 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस का विकल्प वहां पे खत्म हो गया। और सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस इस बात के लिए नहीं प्रयास कर रही किसी दूसरे कैंडिडेट को जिताओ। वो इस बात के लिए कर रही है कि हमें नोटा ज्यादा से ज्यादा लगवाना है। तो नोटा लगवाने के लिए हर आदमी तो नेगेटिव में जाएगा नहीं। और बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मोदी के नाम पे ही हम वोट दे देते हैं, तो वो कांग्रेस का वोट और बीजेपी में जाने वाला है। तो इसलिए बीजेपी की जीत का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है वहां पे, और संभव है कि पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छे से टूट जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि ये इसकी संभावना भी है। हिमानी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखो, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जैसा आलोक जी ने भी कहा कि राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? अगर राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो इसको मैं हमेशा यही मानती हूँ कि गलती मानने वाला हमेशा बड़ा ही होता है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया है तो उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया है।
दूसरी बात कांतिलाल भूरिया जी के बयान के बारे में जी कि जी हाँ बिल्कुल उन्होंने हंसते हुए वो बयान दिया था, लेकिन बिल्कुल आप मुझे एक बात बताइए कि आदिवासी में बहु विवाह की प्रथा नहीं है क्या? उनमें एक से अधिक विवाह नहीं होते? तो अगर उन्होंने मन से ऐसी बात की कि जिनके यहाँ पर एक से अधिक पत्नियां हैं उनको उसके हिसाब से सुविधाओं का लाभ मिलेगा, तो इसमें क्या बुराई है? वो आदिवासी समाज को संबोधित कर रहे थे, खुद आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। हाँ। और आदिवासी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आदिवासियों के इलाके में चलने वाली किसी रीति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो ये जैसा कि बात इंदौर की, एक और सवाल इंदौर का बोला उन्होंने। इंदौर की लोकल स्थिति में आपको बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मन में भी ये बात का रोष है। एक बात तो ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी इस बार हार नहीं रही है इंदौर में, है ना। शंकर लालवानी कितने वोटों से जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार हारने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में सुमित्रा महाजन जी का भी एक वीडियो सुना होगा जिनको वो बहुत अच्छी तरह वायरल हुआ था कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। इससे इंदौर जो पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर है, लोकतंत्र के मामले में उसको कलंकित कर दिया गया। कहीं ना कहीं जनता के मामले में इसमें गुस्सा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो भी वोट देने के लिए इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि उन्हें इस बार वोट देने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हिमानी सिंह जी यहाँ एक सवाल ये उठता है, आपने कहा कि इंदौर में कांग्रेस हार नहीं रही है। वो तो स्वाभाविक बात है कि आप मैदान में होते तो हार और जीत का सवाल होता, आप तो मैदान में ही नहीं है। पहले बात हुई थी कि जब अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया तब बात हुई कि हम किसी दूसरे निर्दलीय क्योंकि जो दूसरा वैकल्पिक प्रत्याशी था उसका भी नामांकन निरस्त हो गया, तो कहा गया कि हम किसी को जैसे यहाँ पर किया गया खजुराहो में वैसा करते तो एक मैदान में बने रहने की स्थिति तो होती, हार और जीत की तो स्थिति तय होती वहां पर। जी आ रहा हूं आपके पास। जी बिल्कुल। जीत की षड्यंत्र लोगों के सामने रखना। आप एक बात बताइए, 15 दिन पहले नामांकन वापसी की तिथि के दिन किस प्रत्याशी के ऊपर इतना विश्वास जताया जा सकता है और किस हिसाब से तैयारी की जा सकती है? ठीक तो है। अपने साधन झोंकने से मतलब आप स्वीकार करती हैं कि आपके चयन में खामी थी, प्रत्याशी चयन में कमियां थी? जी नहीं, बिल्कुल कमियां नहीं थी। समय परिस्थिति को देखते हुए बाद में ये आप देख रहे हैं कि 17 साल इसमें चुनाव के समय बढ़ा दी जाए, इस तरह के षड्यंत्रों को आप चयन में खामी कैसे बता सकते हैं? चलिए ठीक है, ये षड्यंत्र। ब्रजगोपाल लोहिया जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और मेरे एक प्रश्न का भी, जैसा कि बात हुई अभी हिमानी सिंह जी ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस हार नहीं रही। प्रश्न में आपका प्रश्न आप बीच में दे दीजिए। जी मुझे कुछ प्रश्न है उनके उत्तर देने। जी बिल्कुल। माननीय आलोक जी भाई साहब जो कह रहे थे मुझे उन्हें अपडेट करना है। आलोक जी क्षमा करेंगे, मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ जी, मगर अपडेट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने माफी मांगी है कि कांग्रेस से भी गलतियां हुई। ये कोई नया काम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में माफी मांगी थी संघ पर प्रतिबंध लगाने की, और संघ के दल को आमंत्रित किया था गणतंत्र दिवस की परेड में 1962 के चीन युद्ध के बाद। इसलिए इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में माफी मांगी थी आपातकाल के लिए। उसके बाद राजीव गांधी जी ने जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की थी साहिबानों के प्रकरण में, उसके लिए भी खेद व्यक्त किया था। और आपको अगर ध्यान होगा तो राजीव गांधी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जनता के पास 15 पैसा पहुंचता है। तो गलती तो उन्होंने भी मानी थी, परंतु कांग्रेस गलती तो स्वीकार करती है हार के पश्चात, परंतु उसमें कभी सुधार नहीं करती। ये कांग्रेस का पारिवारिक चरित्र है, क्योंकि परिवार की पार्टी है तो पूरे कांग्रेसियों को तो मैं उसमें शामिल कर नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, हमारी बहन हिमानी जी कह रही थी कि राहुल गांधी जी ने तो फरवरी में ही कह दिया था 2020 में कि कोविड आने वाला है, परंतु उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल हिमानी जी, आपका आरोप सही है। मध्य प्रदेश में उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और ये मैंने शुरू में भी कहा था कि राहुल गांधी जी की बहन बीच में ना बोले, बहन बीच में बिल्कुल ना बोले, बिल्कुल ना बोले। यदि आप अपना सम्मान चाहें तो बीच में ना बोले जी, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति का सम्मान अपने परिवार में नहीं है, इस देश में नहीं है, अपनी पार्टी में नहीं है,
उस व्यक्ति का सम्मान किसी के थोपे कायम नहीं होगा। सम्मान स्वयं कमाना पड़ता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कमाया है। एक बात और आपकी, जो मैं आलोक जी ने कही थी कि कांग्रेस पार्टी, आलोक जी आप कह रहे थे कि पिछले 20 वर्ष पहले क्या हाल थे इस आदिवासी बेल्ट के, उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन आए। कानवाई लगकर चला करता था, भोपाल से बाहर निकलते थे 30 किलोमीटर आगे से कानवाई शुरू हो जाता था। आष्टा में कानवाई जाया करता था, राजगढ़ कानवाई जाया करता था, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, जोवट, इस पूरे इलाके में कानवाई हुआ करता था। ये कांग्रेस के काम करने की संस्कृति थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इस प्रदेश का नागरिक, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहन, गौरवपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। आपको याद होगा, इस समुदाय को मामा के नाम से कहा जाता था, कहीं इन्हें और कुछ नाम से पुकारा जाता था। मैं उन नामों का जिक्र नहीं करना चाहता, परंतु उन्हें गौरवपूर्ण जीवन और गरिमापूर्ण वो अपना स्वाभिमान के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सकें, ये वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आपका प्रश्न सूरज जी जो था वो और बता दिए। जो बहन कह रही थी कि इंदौर में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, अब मैंने शुरू बात यहीं से करी थी कि हम तो जहां कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं है वहां भी पूरी मेहनत करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि हमारा विचार हमें पहुंचाना है। जो अंत्योदय हमारा लक्ष्य है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है कि किस तरह आपके खाते में 100 रुपए डलते थे वो 15 रुपए पहुंचते थे। ये वो समय था कांग्रेस का। आज भारतीय जनता पार्टी का समय है, हम किसान के खाते में 6000 डालते हैं और किसान को 6000 मिलते हैं। आज लाडली बहना के खाते में 1250 डलते हैं 5 तारीख को और 1250 पहुंचते हैं। नो लीकेज, क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर डेवलप किया है। हमें वो लाभ जनता को पहुंचाना, उस अंतिम व्यक्ति को पहुंचाना है। और कांग्रेस का लक्ष्य हमेशा ये रहा कि बिचौलियों को, दलालों को, अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को धन कैसे पहुंचेगा। और यही वो परिवर्तन है कि आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जिस गरीबी के दलदल में उन्हें कांग्रेस ने फंसाया था, उन्हें उससे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, मैं फिर से एक बात का आग्रह करता हूं कि इन 8 सीटों पे जो आप कह रहे थे कि रतलाम और धार में थोड़ा कांग्रेस फाइट में है, अगर कांग्रेस फाइट में होती तो कांतिलाल भूरिया को 2 पत्नियों के 2 लाख नहीं कहना पड़ते। और बहन को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो कह रही थी कि 2 पत्नियां हो तो 2 देने में क्या हर्ज है। बहन, आपने अपना घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, उसे पढ़ लें। उसमें ये लिखा है कि एक परिवार की एक जो सबसे वरिष्ठ महिला होगी उसे राशि 1 लाख देंगे। फिर 2 लाख किस तरह से देंगे? थोड़ा अपने घोषणा पत्र को पढ़ें। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं और कांतिलाल भूरिया जो कह रहे हैं, इनमें क्या फर्क है? थोड़ा सा अध्ययन करके चले ना। आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, तो मुझे लगता है कि अपना घोषणा पत्र तो आपको पढ़ना आपका कर्तव्य है। चलिए, हिमानी जी कुछ कह रही थी, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। ब्रजगोपाल लोहिया जी की बात पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं लगता है उस पर मुझे अनुसरण करने की जरूरत है। अभी खुलेआम चैनल पे धमकी दे रहे हैं कि यदि अपना सम्मान चाहती हैं तो चुप रहें। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और ये मुझे बहन ना बुलाए तो अच्छा है। ऐसों को मैं भाई बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। नहीं, मैं कांग्रेस के कल्चर का नहीं हूँ, मैं तो आपको बहन ही बुलाऊंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा संस्कार वो नहीं है, हमारा वो संस्कार नहीं है जो कांग्रेस में है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अब तो जीतू पटवारी भी उसमें शामिल हो गए, जो क्या क्या ढूंढते हैं स्त्रियों में। हम वो चीजें नहीं ढूंढते हैं बहन। अब मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे फिर कहा था, कोई भी गलत शब्द प्रयोग करेंगी तो उसका प्रतिकार पूरी ताकत से मिलेगा। हम नारी का सम्मान करते, हम आपका सम्मान करते हैं इसलिए कि आप नारी हैं, परंतु यदि किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगी तो दूना प्रतिकार आपको मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आप जो कहना चाह रही है ना, आप जो कहना चाह रही है ना, ये कमजोर लोग यही करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपना अध्ययन बढ़ाएं, अपनी पार्टी की गतिविधियों पर ध्यान रखें और अपने नेताओं से सतर्क रहें। ठीक है, हिमानी जी अपनी बात पूरी करें कम शब्दों में। ठीक है, जिस तरह से चर्चा चल रही है और अभी चर्चा में जो बातें आई हैं कि आदिवासी वर्ग की बात हुई है और बात हुई कि प्रदेश के विकास की बात हुई, और इन 8 सीटों पर जहां एक तरफ आलोक सिंघई जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए हुए है और इन 8 सीटों पर 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। आलोक जी, पूरी परिचर्चा में बात आई कि जनता के मुद्दों की बात आई, प्रदेश के विकास की बात आई, देश के विकास की, क्योंकि हमने देखा है पहले चरण में
चर्चाएं कुछ और थी, किसी और तरह के मुद्दों को प्रचारित किया गया, दूसरे चरण में कुछ और, तीसरे चरण में कुछ और, चौथे चरण में हमने देखा कि पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, चौथे चरण में आरक्षण को भी हमने देख लिया, तमाम चीज़ें हुई हैं। आपको लगता है वास्तव में ये जो चुनाव हुआ है, ये जो चुनाव हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि मतदाता भी कहीं ना कहीं उदासीन है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी सारे नेता, सारे अधिकारी अपील कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने अपील की है, इन सब के बावजूद भी मतदान का प्रतिशत ना बढ़ना क्या चिंता का विषय है, और ये चौथे चरण में क्या संभावना है? बिल्कुल चिंता का विषय तो है, क्योंकि आप ये देखें पहले दूसरे चरण में तो बहुत कम हुआ था, तीसरे चरण में थोड़ा बढ़ा है और अभी चौथे चरण में और ज्यादा बढ़ेगा। कारण है उसका कि लगातार ये डिबेट जो चल रहा है पूरे देश में, इस डिबेट ने लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आया है। और जिस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित ढंग से अपनी बात कही है, वो संवाद जो जन संवाद किया गया है बड़े पैमाने पर किया गया, तो निश्चित रूप से इसमें चुनाव प्रचार में अगले चरणों में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद भी इसको ये माना जाए कि देश की परिस्थितियां वैसी विपरीत हैं, गर्मी का मौसम है, इतना ज्यादा एकदम टेम्परेचर है, तो ये सब चीजें हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और ये सब चीजें इसलिए हैं कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया गया था बरसों तक। आप ये देखें कि हम इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी के बीच में यदि हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है, तो आप ये कल्पना करें कि कितना संघर्ष होगा अभी ये समाज में। तो ये सब परिस्थितियां जो है ये सब समाज में, और सबको मालूम है, ये कोई दबी छुपी बात नहीं है, कोई छुपाया नहीं जा रहा है, ये तो लगातार सबको मालूम है कि बहुत विपरीत स्थितियों में हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनीज विपरीत स्थितियों में काम कर रही, खेती में सुधार नहीं हो पाए हैं, इतने सालों से भूमि सुधार नहीं लागू हो पाए हैं, तो ये सारी चीजें। अच्छा, कोई एक पार्टी जादू का डंडा नहीं घुमा सकती। भारतीय जनता पार्टी को भले मौके मिले हैं मध्य प्रदेश में 4 बार सत्ता में रहने का, लगातार मिले हैं, लेकिन वो कोई लीक से हटके काम नहीं कर पाई है, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुख्यमंत्री साबित हुए हों शिवराज जी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो जितनी क्षमता थी उनने काम किया है, डेवलप आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, लेकिन अभी जनता के पास में उसका लाभ नहीं पहुंचा है पूरी तरीके से। इसलिए तो हमें ये योजनाएं चलाना पड़ रही है, लाडली बहना या किसान सम्मान निधि है दूसरी, नहीं तो ये किसान इतनी सी राशि के लिए नहीं बैठा रहेगा। यदि हमने भूमि सुधार की होते तो किसान को हम अभी बहुत समृद्ध बना चुके होते, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा चुके होते, और अपनी इकोनॉमी बहुत डेवलप कर चुके होते। तो ये काम तो बाकी है, निश्चित रूप से तो इनका असर चुनाव पे दिख रहा है, लेकिन ये टेन्योर जब आने वाला है, इसमें जिस तरीके से, जिस मोड में भारत चला गया है, जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गतिविधियां बढ़ गई हैं, और मेक इन इंडिया का जिस तरीके से नारा दिया गया, और मेक इन इंडिया को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, औद्योगिक विकास हुआ, खेती का विकास हुआ, ये सारी चीजें जो है आगे जाके लोकतंत्र के उजले होने का संकेत देते हैं। तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। बेशक अभी मतदान कम दिख रहा है, लेकिन आगे चरणों में बढ़ेगा ही। अगले चरणों में मतदान बढ़ने की संभावना है, और जो बातें आलोक सिंह जी ने आपने कही हैं कि ये एक लोकतंत्र की उज्ज्वलता का और उसके शफाफ होने का भी प्रमाण हो सकता है कि अब मतदाता जागरूक भी है। जिस तरह से कहा उन्होंने कि हाँ ठीक है। आलोक जी को एक छोटा सा अपडेट था जी। आलोक जी 3.5 ट्रिलियन से ऊपर 4.2 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तो 2027 तक कह रहे हैं, मगर 2024 में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि हम कुछ बिलियन डॉलर पीछे रह गए केवल जापान और जर्मनी। मतलब 5 ट्रिलियन की जो स्थिति थी है वो बन सकती है इसी वर्ष में, आगामी वर्ष में बहुत जल्दी अचीव करेंगे जी। तो एक तरह से आर्थिक उन्नति की बात है, जनता के विकास की बात है चुनाव की, और इन चुनावों में जो कुछ भी तमाम चीज़ें जनता की अपेक्षा थी वो कितनी पूरी हो पाई हैं, और जनता के मन में क्या है। हालांकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इन 8 सीटों के चुनाव पर जो 74 मतदाता मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला 13 तारीख को मतदाता ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे, और 4 जून को उनका फैसला आएगा। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आलोक सिंह जी, हिमानी सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है सत्ता के संग्राम की। सत्ता के संग्राम का चौथा चरण है, और इस चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गदा घुमा करके अपना ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह भी सभाएं कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने भी आज सभाएं की हैं, और अंतिम चरण में जहां चुनाव प्रचार का जो अंतिम चरण था, उस अंतिम चरण के प्रचार में सभी ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब जनता के मन पर कौन अपनी छाप छोड़ पाया है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।